नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2019 में जो वर्ग एक का एक री एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु रिमार्क्ड अबाउट निराशी चौधरीज ऑटोबायोग्राफी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। निराशी चौधरी की ऑटोबायोग्राफी आपके सिलेबस में है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इस किताब के बारे में किसने कहा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नो बेटर अकाउंट ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन माइंड बाय द वेस्ट एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ वन कल्चर बाय अनदर विल वी आर नाउ कैन वी रिटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है VS नायपाल। ये VS नायपाल ने कहा था। लेकिन अगर आपको आंसर पता नहीं है तो इसमें आप कैसे लगाओगे, तो विंस्टन चर्चिल और MK गांधी ये दोनों व्यक्ति जो थे ये साहित्यकार नहीं थे और निराशी चौधरी के कंटेम्परेरी समकालीन नहीं थे। खुशवंत सिंह जो थे ये जर्नलिस्ट थे, इसलिए इनने लिटरेचर में सिर्फ भारत पाकिस्तान बंटवारे पर लिखा है, इसलिए इनने भी ये नहीं लिखा। VS नायपाल जो थे वो प्योरली लिटरेरी फिगर थे, इसलिए सही आंसर आपका 4 है, VS नायपाल। इसके बाद हाँ, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो इस लाइन में आप देखें, लास्ट लाइन में एज ग्रीन एज इमराल्ड लिखा है, तो आपका आंसर होगा सिमिली। इसका आप ध्यान रखें। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें भी फिगरेटिव या फिगर ऑफ स्पीच ही बताना है। तो इसमें डेलिकेट वेंडरर जो है वो लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो मेटाफर है। इसमें सिमिली नहीं है क्योंकि सो और एज इसमें कहीं नहीं लिखा है, इसका आप ध्यान दें। हाँ, ये जो है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हार्ट बाइंड स्लोली ओवर द ली, ये जो लाइनें हैं ये थॉमस बायरन की जो फेमस पोएम है कंट्री चर्चयार्ड उसकी हैं। नेट एग्ज़ाम में उस सेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विच इज़ पोएटिक मीटर, इसमें कौन सा पोएटिक मीटर है, तो इसको आप ध्यान रखें। पोएटिक मीटर में आप ये जो कह सकते हो जो साउंड्स होते हैं वो आपको काउंट करना होते हैं। तो जो दा है वो सिर्फ एक ही आएगा। कर्फ्यू, कर्फ्यू में 2 साउंड है, कर एंड फ्यू, तो 3 हो जाते हैं। जैसे टॉल्स एक ही है 4, दा 5, नेल 6, ऑफ 7, पार्टिंग 2 होगा, पार्टिंग तो 9 और डे 10, इसमें 10 हो जाते हैं सिलेबल, जिन्हें सिलेबल बोलते हैं। तो 10 सिलेबल हैं, तो जब 10 सिलेबल हैं तो 10 का आप आधा कर दो तो होता है 5, 5 को बोलते हैं पेंटामीटर, इसलिए आपका जो आंसर है वो है थर्ड, आइएम्बिक पेंटामीटर। हाँ, अतः आपका जो आंसर है वो है आइएम्बिक पेंटामीटर, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच एक्ट एंड सीन ऑफ द टेम्पेस्ट डिड एल्डस हक्सले टेक द टाइटल ऑफ हिज डायस्टोपियन नोवेल। तो आप ध्यान रखें, डायस्टोपियन, यूटोपियन जो वर्ड है उसका उल्टा है डायस्टोपियन। यूटोपियन मीन्स रामराज्य और डायस्टोपियन जो है उसका मतलब है विनाश वाला। तो आप इसमें देखें, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड नोवेल है एल्डस हक्सले ने टेम्पेस्ट से लिया था। अब देखें आप इसको कैसे आप पता करेंगे ये किस सीन में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं आंसर। ध्यान रखें, कोई भी बुक लिखी जाती है तो सबसे लास्ट में जो सीन होते हैं उसमें सब कुछ ख़त्म होता है। और जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट में आपने देखा ही होगा कि लास्ट में जो है पूरा जो नोवेल है या कह सकते हो जो पूरी ड्रामा है, तो वो टेम्पेस्ट का मतलब तूफान ही होता है, तो वो सब लास्ट में जाएगा। तो इसमें आप देखें लास्ट सीन जो है एक्ट 5 सीन 1, तो आपका जो आंसर है वो यही है, एक्ट 5। टेम्पेस्ट के एक्ट 5 और सीन 1 से ही एल्डस हक्सले ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल लिया था, जो उनका डायस्टोपियन नोवेल है। डायस्टोपियन मीन्स होता है एनिहिलेशन, विनाश का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्वीप्स विथ मैनी कलर्ड ब्रूम्स एंड लीव्स द थ्रेड्स बिहाइंड, ओह हाउस वाइफ इन द इवनिंग वेस्ट कम बैक एंड डस्ट द पॉन्ड। इमिली डिकिंसन ने लिखा है। यहाँ आप वर्ड देखें, हाउस वाइफ इन द इवनिंग वेस्ट, इवनिंग वेस्ट जो है वो दिशा का नाम है और हाउस वाइफ है वो एक महिला है, तो एक लिविंग और नॉन लिविंग का कंपैरिजन हो रहा है। तो आप देखें ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, आपका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। हाँ, नेक्स्ट है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो साथियों आप इसमें वर्ड पढ़ें, नेचर बी योर टीचर।
नेचर जो है वो नॉन लिविंग है और टीचर जो है वो लिविंग है, दोनों का कंपैरिजन, तो पर्सोनिफिकेशन है इसमें, ये आपका है वो आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो नोन एज। पर्सोनिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो है साथियों 2019 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन डबल बार आया था, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। फिर भी इसका जो सही आंसर है, तो आपको पता है मेटाफर सिमिली तो हो नहीं सकता, परसोपोलिस एंड परसोपोपिया, तो परसोपोपिया ही इसका आंसर है। क्वेश्चन डबल आ गया था इसलिए ये कैंसिल हो गया था, लेकिन सही आंसर है प्रोसोपोपिया इसका। आप हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस पूछा है साथियों। क्वेश्चन है, इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। ये टू बी इन्फिनेटिव का पैसिव बना है, तो आप इसमें देखें आगे जो है, आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में टेंस जो है वो बदलता नहीं है। तो इट इज़ टाइम, तो उनने इट इज़ टाइम जो लिखा है, आप देखें किसी भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम नहीं है। फर्स्ट में द मैच है, सेकंड में इट वाज है, फोर्थ में स्टार्टिंग है, तो सही आंसर है इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द मैच। और इसका पैसिव बना दिया उनने, इट इज़ टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। इन्फिनेटिव का पैसिव है, आपका सही आंसर थर्ड। हाँ, नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे इसमें फिर पैसिव वॉइस बताना है। डिड योर मदर कुक योर फेवरेट डिश ऑन योर बर्थडे। तो आप इसमें देखें डिड लगा है तो निश्चित है वाज आएगा, तो फर्स्ट आपका आंसर नहीं है। सेकंड है, बाज योर फेवरेट डिश कुकड बाय योर मदर ऑन योर बर्थडे। थर्ड में जो है इसमें बीइंग लगा है तो ये भी नहीं आएगा। और फोर्थ जो है उसमें थर्ड फॉर्म कुकिंग लिखा है, कुकड नहीं है, तो ये भी नहीं है। सही आंसर सेकंड है, वाज योर फेवरेट डिश कुकड बाय योर मदर ऑन योर बर्थडे, ये आपका सही। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी पैसिव वॉइस ही बनाना है। तो हु लिखा है, हु का पैसिव आपको पता है बाय हुम आता है, इसलिए सही आंसर है बाय हुम इज ऑल दैट नो इज बीइंग मेड, ये आपका आंसर है। हु इज़ मेकिंग ऑल दैट नो इज का पैसिव कि बाय हुम इज ऑल दैट नो इज बीइंग मेड, इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल भरना है, बिल्कुल ईजी है, आप पे बन जाएगा। माई फ्रेंड इज़ लिविंग इन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट को आप हिंदी में लिखें तो आएगा, जब भी स्वर आता है, वोवेल्स आता है, तो आर्टिकल एन आता है, सही आंसर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वी हैड लंच खालिस्तान द एयरपोर्ट, वाइल वी वर वेटिंग खालिस्तान फ्लाइट टू टेक ऑफ। तो आप देखें वी हैड लंच, एयरपोर्ट प्लेस है तो प्लेस में एट आता है, एट द एयरपोर्ट वाइल वी वर वेटिंग फॉर फ्लाइट टू टेक ऑफ, सही आंसर है आपका 4। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको कोरोबोरेटेड जो है उसका अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ढूंढना है जिससे वो एंटोनिम्स बन जाए। तो कोरोबोरेशन होता है, कोरोबोरेशन है, उसका हो जाएगा अनकोरोबोरेशन। डिस बिल्कुल नहीं होगा और इन होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो न नॉन कोरोबोरेशन होगा अनकोरोबोरेटेड, तो सही आंसर है 4 अनकोरोबोरेटेड। हाँ, नेक्स्ट है, नेम द कलेक्शन ऑफ पोएम इन विच फर्स्ट द रोड नॉट टेकन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। तो आप देखें द रोड नॉट टेकन जब पहली बार पब्लिश हुई थी तो किस में हुई थी? तो आप देखें रोड जो है वो माउंटेन तक जाता है, ये आप ध्यान रखें, और आपका आंसर है वो है माउंटेन इंटरवल। सबसे पहले जो रोड नॉट टेकन है वो माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी। साथियों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप बहुत डीपली पढ़ें क्योंकि उनको 4 बार उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है। अमेरिका के बहुत फेमस पोएट रहे हैं, इसलिए उनके बारे में पोएम्स सिलेबस में उनका बहुत कम है, लेकिन उनके बारे में बहुत पूछा। हाँ, नेक्स्ट है, द राइटर वाज वाइडली एक्नॉलेज्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ बोथ पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम इनटू राइटिंग। तो नेम दी आथर, अगर इसका जो क्वेश्चन है, ऐसा राइटर जिसने पंजाबी और हिंदुस्तानी दोनों लैंग्वेज को इंक्लूड किया है उसका नाम क्या है? तो आप देखें राजा राव और आर के नारायण ये दोनों साउथ के थे, तो ये पंजाबी तो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अब बचती हैं अनीता देसाई और मुल्कराज आनंद, तो इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि मुल्कराज आनंद जो हैं इनने सबसे ज़्यादा पंजाबी लैंग्वेज यूज की है विथ
इंग्लिश लिटरेचर या विथ इंग्लिश, तो इनकी आप कोई भी एक आध बुक पढ़ें। जैसे हमको सिलेबस में पीजी में कोली थी और उसमें हमने देखा कि उनके कुछ वर्ड्स पंजाबी थे, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है मुल्क राज आनंद। ये आपका सही क्वेश्चन है साथियों। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पहला पुलित्जर प्राइज कब मिला? तो ये चारों ईयर्स दिए हैं, चारों ईयर्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला है, जिसमें फर्स्ट बार मिला 1924 में। तो आप इन चारों को याद रखें। 1924 में उनको फर्स्ट टाइम पुलित्जर प्राइज मिला। Who according to the narrator in Lamb's essay Dream Children attended grandmother Field's funeral। लैम्स का जो ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, इसको साथियों पूरा पढ़िएगा, 2-4 पेज का है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन जो है अटेंडेड ग्रैंड मदर फील्ड्स फ्यूनरल, ये जैसा उन्होंने नाम लिखा ड्रीम चिल्ड्रन, ये उसी प्रकार का है, एक इमेजिनेशन है चार्ल्स लैम्ब का, क्योंकि वो अनमेरिड थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनने एक ड्रीम लिखा था और ग्रैंड मदर फील्ड्स फ्यूनरल, तो उसमें उनने क्या देखा कि उनकी माँ में फ्यूनरल कौन आया था? द पुअर एंड सम जेंट्री ऑफ द नेबरहुड। ये उनका आंसर रहेगा थर्ड। हाँ, नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोएट इन द लीनिएज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। भारतीय अंग्रेजी कविताओं की लीनिएज मतलब जो वंशावली है, जो क्रम है, उसका फर्स्ट पोएट किसे कहा गया? तो आप देखें ये तीनों, चार में से तीन बिल्कुल भारत के हैं, तो ये आंसर नहीं है। चौथा है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये थे फर्स्ट पोएट इन लीनिएज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये विदेशी थे लेकिन लिखा इंडियन इंग्लिश में है या इंडिया के बारे में, तो ये फर्स्ट है। जो फोर्थ है आपका वो। हाँ, नेक्स्ट है 21 हु जस्टिफाइड द यूज ऑफ सेटायर सेइंग दोज हु आर असेम्ड ऑफ नथिंग एल्स आर सो ऑफ बीइंग रिडिकुलस। तो साथियों ध्यान दें, किसने सेटायर के बारे में ये कहा था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी व्यक्ति खुद से हु आर असेम्ड ऑफ नथिंग एल्स, जिसको किसी से शर्म नहीं है, सो ऑफ बीइंग रिडिकुलस, वो उतना ही ज़्यादा रिडिक्यूल होता है या होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, ये मजाकिया अंदाज में एक ही व्यक्ति हैं जो कह सकते थे, और वो हैं अलेक्जेंडर पोप। आप जब भी फ्री रहें साथियों, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक जो एपिक है उसको ज़रूर पढ़ें, उससे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। हाँ, 22 हु डिड फ्रॉस्ट से द पोएम द रेड नॉट टेकन वॉज रियली अबाउट। किसके कहने पर फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी थी? तो आप ध्यान दें, फ्रॉस्ट ने ये पोएम एडवर्ड थॉमस के कहने पर लिखी थी। एडवर्ड थॉमस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अच्छे दोस्त थे, बस ध्यान रखें साथियों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन थे और एडवर्ड थॉमस ब्रिटिश थे। एक दिन दोनों दोस्त मिले, गार्डन में टहल रहे थे, चलते चलते वो ऐसी जगह आ गए जहाँ पर थॉमस ने कहा कि हमें ये रोड नहीं लेना था रॉबर्ट, और रॉबर्ट ने तब जाके इस पोएम को कुछ सालों बाद लिखा और इसकी एक कॉपी, ध्यान रखें एक क्वेश्चन और बनता है, रोड नॉट टेकन की सबसे पहले कॉपी किसे भेजी गई? तो वो इन्हीं को भेजी गई थी, एडवर्ड थॉमस को, इसका ध्यान रखें आप। हाँ, 23 है हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लैंड। सबसे पहले सोनेट इंग्लैंड में कौन लाया? 14 लाइन की जो कविता होती है वो सोनेट कहलाती है, पोइट्री का एक फॉर्म है। तो आप ध्यान दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है जिसका इसने आंसर, जो इसका आंसर है, लेकिन आप ध्यान दें कि आपको एलिजाबेथन पीरियड के शेक्सपियर सिलेबस में हैं, और शेक्सपियर के समय के ये राइटर हैं थॉमस वाट। इनने सबसे पहले इटली में पेट्रार्चन सोनेट थे, उनको इनने इंग्लिश में लिखा और इन्हीं को श्रेय जाता है इंग्लिश में पहला सोनेट लिखने का। इसका आंसर है थॉमस वाट। हाँ, 24 क्वेश्चन हु कमेंटेड दैट व्हेन मिस्टर वर्ड्सवर्थ सीजेस टू प्लीज इट इज बाय abandoning his mind to the most commonplace ideas at the same time clothing them in language not simple but puerile। तो उसका आप ध्यान दें, ये किसने कहा था वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं या उन्हें करना चाहिए क्योंकि उनके आइडियाज कॉमन प्लेस के हैं। तो उनने ये सबसे पहले लॉर्ड बायरन ने कहा था। आप याद रखें साथियों, इसका आंसर जो है वो है हाँ, इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड बायरन, फोर्थ है जो आपका वो है।
क्वेश्चन 25 वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज अ खालिस्तान सोनेट। वर्ड्सवर्थ का सोनेट कौन से प्रकार का है? स्पेंसरियन, शेक्सपियरियन, पेट्रार्चन इन इंग्लिश। तो ये जो सोनेट है साथियों वो है पेट्रार्चन। इटली के जो थे पेट्रार्क उनके नाम पर रखा गया है, ये उन्हीं की लैंग्वेज में है। आपसे हमने कहा था आप ब्रजाधीश प्रसाद की बैकग्राउंड टू द इंग्लिश लिटरेचर बुक लें, उसमें ये सभी चीज़ें दी हैं कि कौन से सोनेट्स कौन से हैं। बिल्कुल सिंपल सी बुक से आप इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1915 टू whom डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेंड द ड्राफ्ट ऑफ द रोड नॉट टेकन। वही क्वेश्चन हमने कहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1915 में रोड नॉट टेकन का टाइटल टू रोड्स था, उसे किसे भेजा था? तो आंसर वही है आपका साथियों, एडवर्ड थॉमस को भेजा था। पहले इसका टाइटल टू रोड्स था, जिसे एडवर्ड थॉमस की सलाह पर द रोड नॉट टेकन किया गया। हाँ, द एंटीक्वेरियन इन रेफरेंस वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर बाय हिज बायोग्राफर E.V. लुकास हु इज मेंशन दस। तो ध्यान रखें एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन मीन्स होता है इतिहासकार। तो इतिहासकार कौन था? तो अगर आप चार्ल्स लैम्ब को पढ़ेंगे साथियों तो आपको ये समझ में आएगा कि चार्ल्स लैम्ब जो थे वो एंटीक्वेरियन भी थे, इतिहासकार भी थे। और उनके बारे में उनके जो बायोग्राफर हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं, चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफर कौन हैं? तो E.V. लुकास हैं। और E.V. लुकास ने लिखा था, जो एक इतिहासकार भी हैं, द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो कौन थे? चार्ल्स लैम्ब थे। 28 क्वेश्चन है, इसमें एज बीस ये टाइटल है। इन स्प्रिंग टाइम मधुमक्खी हैं स्प्रिंग समय में, बसंत ऋतु में, व्हेन द सन विथ टॉरस राइड्स पोर फोर्थ देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हाइव इन क्लस्टर्स। तो ये इस प्रकार से आप पूरी पोएम्स को पढ़ें इन लाइंस को। और आपका जो क्वेश्चन है वो है द अबव लाइंस कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ। हाँ, द अबव लाइंस कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा एग्जाम्पल है? यूफिज्म है, एनलाइटमेंट है, एपिक सिमिली है। तो आप इसमें देखें, आपकी जो ये जो पोएम्स है इसमें सिमिली है, लेकिन कैसी सिमिली? एपिक सिमिली। एपिक सिमिली जो होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ का बहुत बड़े रूप में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ आप देखें एज बीस, ये एज जो लगा है इसका मतलब सिमिली है। क्यों? क्योंकि एज बीस इन मधुमक्खी स्प्रिंग समय में, व्हेन द सन सूर्य से तुलना हो रही है, इसलिए इसका जो सही आंसर है आपका साथियों वो है एपिक सिमिली। ये सही आंसर है थर्ड, एपिक सिमिली। What is the term that refers to paradoxical utterance that conjoins two terms that in ordinary usages are contraries? तो ध्यान रखें, पैराडॉक्सिकल अटरेंस टू कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स विरोधाभास। तो विरोधाभास जो है वो एक ही में होता है, वो है ऑक्सीमोरॉन। इनको मियास्टिक, ओनोमेटोपोइया, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, इसमें कंट्रेरीज नहीं होता है, विरोधाभास नहीं होता है। सही आंसर है आपका ऑक्सीमोरॉन। हाँ, क्वेश्चन 30 व्हाट इज द टाइप ऑफ कंसीट इन द ऑक्सीमोरॉनिक फ्रेजेस लाइक प्लीजिंग प्लान्स एंड लविंग हेट फाउंड इन एलिजाबेथन लव पोएट्री। तो कंसीट ऑक्सीमोरॉनिक फ्रेज है जिसमें दो वर्ड एक दूसरे का अपोज करते हैं। जैसे प्लीजिंग मीन्स हैप्पी होना और पेंस मीन्स सैडनेस, लविंग मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स नफरत। तो ये दो वर्ड्स एक दूसरे के कम अपोजिट हैं और फिर भी हैं। तो ये एलिजाबेथन लव पोइट्री में थे। ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे पेट्रार्चन। क्यों? क्योंकि ये शेक्सपियर के टाइम न तो उस समय डन थे, न फेटाल था, न मेटाफिजिकल। ये पेट्रार्चन सोनेट थे जो इटली से लाए थे। तो इसका आंसर हाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट क्लेम all usage of language disseminate themselves into the unresolvable paradox। तो इसमें साथियों आपने जैकब्स डेरिडा की बुक डीकंस्ट्रक्शन पर लिखा है उन्होंने। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको कठिन लगेगा, बाकी अगर आप पढ़ोगे तो उनने वर्ड यूज किए हैं, वो है अपोरिया। बाकी के वर्ड उनने यूज नहीं किए हैं, अपोरिया वर्ड यूज किया है। तो इसका जो आंसर है वो है अपोरिया।
नेक्स्ट है व्हाट टर्म डज सॉल बेलो यूजेस टू समराइज वर्ड्सवर्थ थीम इन द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। सॉल बेलो ने वर्ड्सवर्थ के सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस को किस थीम से समराइज किया है? तो सिंपल सा है, वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, दुनिया से ऊब जाना, मतलब वो व्यक्ति वर्ल्ड से ऊब चुका है। जब ऊब जाता है तो ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना मार्क्सिज्म, ना लिबरेशन, वो क्या होता है? अलाइनेशन, सेपरेशन, अकेला हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट डिसीज एल्ड ग्रैंड मदर फील अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन। ग्रैंड मदर को कौन सी बीमारी थी? तो सिंपल है, अगर आप ये लेसन पढ़ेंगे, ये उसका पूरा ड्रीम चिल्ड्रन, तो आपको पता उनको कैंसर रहता है। ये सही आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट वाज द कॉम्प्लेक्स स्टेंजा पैटर्न ऑफ पिंडरिक ओड्स। पिंडरिक ओड्स का रूल्स क्या था? तो आप ध्यान दें, पिंडरिक जो ओड्स है इसमें पूरी पोएम्स में डांस होता था एक रिदम में, और डांस में लेफ्ट फिर राइट और फिर खड़े हो जाते थे। तो इसमें आप ध्यान रखें, जब डांस होता था और लेफ्ट में, तो जब लेफ्ट में खड़े होते थे तो उसे बोलते थे स्ट्रोप, जब राइट में खड़े होते थे तो उसे बोलते थे एंटी स्ट्रोप, और जब बीच में खड़े होते थे तो बोलते थे एपोड। तो आपका सही आंसर है मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट the chorus chanted the stroke, moving to the right the chorus anti-strophe है, then standing still the epoड। तो सही आंसर है आपका से। हाँ, नेक्स्ट है 35, अप्रोप्रिएट एडवर्ब भरना है। ये सिंपल है, आपका बन जाएगा आप लोग पे। ही एट द स्वीट्स ग्रीडीली, इसमें यही एडवर्ब है, बाकी सब ग्रीड जो है वो एडजेक्टिव है, ग्रीडी एडजेक्टिव, ग्रीडियर ये सब, ग्रीडी नाउन, ग्रीडियर ये सब एडजेक्टिव हैं, और ग्रीडीली एडवर्ब है। सही आंसर है आपका फर्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन है माय कलीग्स लंच इन द कैंटीन। तो सिंपल सा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें आएगा माय कलीग्स आर हैविंग लंच इन द कैंटीन। प्रेजेंट्स की बात है तो इसमें भी ये फ्यूचर आएगा नहीं, इज कलीग्स के साथ है जाएगा नहीं, हैज़ बीन हैविंग लंच ये आएगा नहीं, आएगा आर हैविंग। आपका सही आंसर है वो है 4। नमस्कार साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इन द लाइन दैट रीड्स वॉज टू फ्रेल टू सर्वाइव द स्टॉर्म ऑफ इट्स सोरोज द व्हीकल्स रीड एंड सोरो इंडिकेट खालिस्तान टैनर। तो आप ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इम्प्लीसिट टैनर्स। तो आप आइए रिचर्ड्स एक क्रिटिक्स रहे हैं, उनने ये वर्ड्स यूज किए हैं, आई रिचर्ड्स ने, उनने मेटाफर या स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटाफर नाम की बुक्स में इन वर्ड्स का यूज़ किया है, उसी से ये आपको लिया गया है, इसलिए ये वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि ये नहीं है। इम्प्लीसिट टेनर्स आएगा, डिटेल में आप आइए रिचर्ड्स को पढ़ें। ये जो क्वेश्चन है बेकन के एसेज से है, फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स एंड टॉक बट अ टिंकलिंग सिंबल वेयर देयर इज़ नो खालिस्तान। तो सिंपल सा है, बेकन कहते हैं जो भीड़ होती है वो कंपनी नहीं हो सकती, वो चेहरे होते हैं। जिस प्रकार गैलरी में आपकी विभिन्न पिक्चर्स होती हैं, तो इसमें वेयर देयर इज़ नो लव आएगा, सैडनेस एंगर फियर नहीं आएगा, लव है वहाँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अकॉर्डिंग टू बेकन, उन्होंने ऑफ स्टडीज़ जो है इसमें से उनने पूछा वाई शुड वन रीड, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो आंसर है टू वे एंड कंसीडर, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट आफ्टर एप्पल प्रिकिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। आफ्टर एप्पल प्रिकिंग कब पब्लिश हुआ था? तो अपन ने देखा माउंटेन इंटरवल, तो उसमें रोड नॉट टेकन पब्लिश हुई थी, तो ये उसमें होगा नहीं, तो इस वो हुआ था नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। ये आप ध्यान रखें, जो एप्पल थे वो बोस्टन में थे, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अमंग द पोएम्स, हाँ, अमंग द पोएम मैंसन बिलो विच वन फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ सोनेट। तो कौन सी पोएम सोनेट है? तो अपन ने अभी इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वर्ड्सवर्थ की जो द वर्ल्ड इज टू मच है
वो पेट्रार्चन सोनेट है। तो ये इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है आई ए रिचर्ड्स। अभी हमने कहा था आई ए रिचर्ड्स ने लिखा है, क्रिटिक्स हैं, एस्पेक्ट्स प्रॉपर्टीज कॉमन एसोसिएशंस ऑफ अ व्हीकल विच इन अ गिवन कंटेक्स्ट अप्लाई टू अ टेनर खालिस्तान ऑफ अ मेटाफर। तो मेटाफर का वो टेनर जो क्या था, तो ग्राउंड्स ऑफ मेटाफर था, मेटाफर के आधार थे। एस्पेक्ट्स फीचर्स हो नहीं सकते, ड्रैक्स तलछट हो नहीं सकती, व्हीकल आपको पता व्हीकल मीन्स क्या वो हो नहीं सकता, तो ग्राउंड से उसका आंसर। हाँ, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर से क्या इंस्पायर है, तो आप देखें कि वाल्टर स्कॉट बेवरले एंड वाल्टर स्कॉट रॉब बॉय, ये पूरी बुक्स हैं, ये पोएम से इंस्पायर नहीं हो सकते हैं। सैमुअल जॉनसन एंड जेम्स बेसवेल इनटू जर्नी टू द हेब्र, ये वर्ड्सवर्थ के समकालीन हैं, तो वो उससे इंस्पायर नहीं हुए हैं। उनसे इंस्पायर हुए थॉमस विल्किंसन्स टूर ऑफ द ब्रिटिश माउंटेन्स। आप सॉलिटरी रीपर को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो टूर ऑफ द ब्रिटिश माउंटेन्स जो है, सॉलिटरी रीपर में, रीपर मीन्स काटना, सॉलिटरी मीन्स अकेला। गांव की जो महिलाएं खेत में गर्मियों में या फसल आती है जब कटाई करती हैं, उस पर आधारित ये पोएम्स थी वर्ड्सवर्थ की, और उनका लिखा टूर्स ऑफ द ब्रिटिश माउंटेन्स थॉमस विल्किंसन ने लिखा है। ये आपका विच ऑफ द एल्डस हक्सले नोवेल का टाइटल वर्ड्सवर्थ की किस पोएम जो है द टेबल्स टर्नेट से लिया गया है, तो टेबल्स टर्नेट से एंटिक हे, डोर्स ऑफ परसेप्शन, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड दोज बैरन लीव्स। इसमें अगर आप एल्डस हक्सले पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि दोज बैरन लीव्स जो हैं ये टेबल्स टर्नेट में यूज हुए हैं ये वर्ड्स, और इन्हीं से ये लिया गया है। विच पोएट वाज नेम्ड एज द पोएट लॉरेट ऑफ बर्माउंट। तो अगर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सर्च करोगे विकीपीडिया पे तो सबसे पहले लिखा आएगा पोएट लॉरेट ऑफ बर्माउंट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये ही वो थे जिन्हें पोएट लॉरेट कहा गया था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो। हाँ, नेक्स्ट है विच आर द टू वर्ड्स दैट द पोएट वांट्स द पीडेंट टू लर्न फ्रॉम इन वर्ड्सवर्थ पोएम्स द टेबल्स टर्नेट। कौन से दो वर्ड हैं, पक्षी हैं, जो टेबल्स टर्नेट में यूज हुए हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लाइनेट एंड थ्रॉस्टल, ये जो पक्षी हैं इनका यूज किया है वर्ड्सवर्थ ने। विच आर द फोर शेक्सपियरियन प्लेज दैट हैव अ मास्क विद इन द प्ले। शेक्सपियर के वो 4 प्ले कौन से हैं जिनमें मास्क जो है प्ले के बीच में यूज हुए हैं। मास्क जो है ड्रामा में उपयोग होते थे शेक्सपियर के टाइम पे, तो उसमें कौन सा है, तो उसमें मास्क का मतलब एक प्रकार का डांस होता था जो उसमें किया जाता था, तो जिसमें आंसर है आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी VIII और द टेम्पेस्ट। इन सब में अ मास्क विद इन द प्ले है, उसके अंदर ये यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है विच क्रिटिक सेड दैट चार्मिंग आइडल आफ्टर एप्पल प्रिकिंग इज डस्टेड ओवर विथ समथिंग अनकैनी। किस क्रिटिक ने कहा था कि आफ्टर एप्पल प्रिकिंग एंड द चार्मिंग आइडल, ये जो पोएम है ये डस्टेड, धूल से लथपथ हैं, समथिंग अनकैनी, समथिंग स्ट्रेंज हैं, कुछ समझ में नहीं आता इनको पढ़ने में। ये किसने कहा था, तो ये कहा था एमी लोवेल ने। तो इनका नाम आप याद रखें, इनके बारे में थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है विच टू वर्क्स ऑफ फिक्शन रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द हाउस एंड इट्स चिल्ड्रन डज द नैरेटर मेंशन इन लैम्स एज ए ड्रीम चिल्ड्रन। जो चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन था उनमें कौन सी चीज़ों का उपयोग हुआ जिनके आधार पर आगे जाके बुक्स लिखी गई हैं और फिक्सन लिखे गए हैं और हिस्ट्री उस घर की दी गई है, तो वो है चिल्ड्रन इन द वुड एंड रॉबिन रेडब्रेस्ट। इन वर्ड्स को या इन चीज़ों के आधार पर आगे बुक्स लिखी गई हैं। विच ग्रेट इवेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसके लिए आप याद रखें कि अगर इसमें से आपको 1-2 वर्ड्स के मीनिंग पता है मूवमेंट के, तो निश्चित है आप पता चल जाएगा आंसर क्या है। जैसे चार्टिस्ट मूवमेंट होता है जो ब्रिटिश पॉलिटिकल मूवमेंट है ये, तो पोएम्स जो है वर्ड्सवर्थ ने पॉलिटिकल मूवमेंट पर कभी नहीं लिखा है। सफरेज मतलब होता है महिलाओं को वोट देने के अधिकार का मूवमेंट, इस पर वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। अब बचा बैरोक मूवमेंट एंड इंडस्ट्रियल मूवमेंट। तो इंडस्ट्रियल जो है आपने देखा होगा कि वर्ड्सवर्थ थे
रोमांटिक पोइट्स थे और इनके बाद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इसलिए जो सही है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बैरोक जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल है, ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है विच पोएम डिड फ्रॉस्ट कॉल माई बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस पोएम को कहा है माई बेस्ट बिड। बेस्ट बिड मीन्स फेयरवेल फॉर रिमेम्बरेंस, याद रखने के लिए बेस्ट रिमेम्बरेंस क्या है, तो ध्यान रखें उनकी जो बेस्ट पोएम है वो है स्टूपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऐसा गुण है जो निराद चौधरी की जो माँ हैं वो उस गुण को, उनके मतलब कह सकते हो उस गुण को वो सही समझती थी, वो होना चाहिए, वो क्या है, तो वो है मोरल कार्ब कॉवर्डिस, जो कायरता है वो उनको पसंद नहीं थी, तो ये आंसर नहीं। डिसऑनेस्टी किसी को पसंद नहीं होती, ये भी आंसर नहीं। नेक्स्ट है मीननेस मीन्स नीचपन, ये भी किसी को पसंद नहीं है, तो उनको जो आंसर था जो उन्हें पसंद था, जो वो टोलरेट कर सकती थी, वो है सेल्फ पिटी। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम आपको देना है मॉलिफाई का, तो मॉलिफाई का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को या किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को शांत करना। इस हिज एक्सप्लेनेशन फेल्ड टू मॉलिफाई हर, उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसको मॉलिफाई उसके गुस्सा शांत करने में फेल हो गया, तो इसमें डिस्कंसर्न अनसेटल पर्टर्ब, ये आंसर नहीं है, सही सिनोनिम से प्लेकेट। हाँ, नेक्स्ट है सिनोनिम फिर के मॉडेस्ट का सिनोनिम, तो उनने यहाँ इमोडेस्ट ना लिखा है, उन्हें नए वर्ड यूज किए हैं ही वेन, तो मॉडेस्ट का हो नहीं सकता। इमोडेस्ट सिनोनिम नहीं, एंटोनिम है। डिफिडेंट जो है वो इसका सही सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स डिफिडेंट का मतलब ही चार्ज द रिलेटिवली मॉडेस्ट फी, तो इसमें जो आंसर है वो डिफिडेंट सही आएगा। कंसीटेड भी उसका आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लास, आपको एडजेक्टिव क्लास बताना है। तो क्वेश्चन है आई मेट द बॉय खालिस्तान, मैं एक लड़के से मिला, फिर क्या ऑप्शन आएगा, तो आप देखें एडजेक्टिव क्लास होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास। तो यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है हु ब्रोक द विंडो। आई मेट द बॉय हु ब्रोक द विंडो, ये जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इनमें देन लगा है तो ये एडजेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, इसमें एज सून एज लगा के एडजेक्टिव नहीं बन सकता, तो सही क्लॉज है हु ब्रोक द विंडो। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लॉज वंस अगेन, द टाइम खालिस्तान इज नॉट रिवील्ड, तो द टाइम एडजेक्टिव क्लॉज समझे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज अ वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, तो द टाइम द प्रिजनर्स रिलोकेशन, तो द टाइम जो है सब्जेक्ट है और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आते हैं। द टाइम एज द प्रिजनर वाज रिलोकेटेड, यहाँ इज लगा है तो ये सेंटेंस पास्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है द टाइम ऑफ द रिलोकेशन, तो टाइम ऑफ द रिलोकेशन जो है ये ऑफ द रिलोकेशन, ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, रिलोकेशन वर्ब का है। व्हेन द प्रिजनर इज रिलोकेटेड, ये सही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, सो इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लास, तो सही आंसर है आपका 4, व्हेन द प्रिजनर इज रिलोकेटेड। नेक्स्ट है क्लॉ आर्टिकल्स बन जाएगा, अब सबसे पहले लिखना है तो आ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, सबसे जो सरल हैं वो हैं अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, आंसर है आपका 4। हाँ, नेक्स्ट है एंटोनिम बनाना है नोबेल का, विरोधी बताना नोबेल का, तो नोबेल का विरोधी है इग्नोबेल, नॉट अननोबेल, इग्नोबेल होगा, अननोबेल नहीं होगा, सही आंसर। हाँ, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट नाउन फॉर्म टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, सेवरल खालिस्तान वर ब्रोकन, तो इसमें आप ध्यान दें सेवरल, हाँ तो इसमें सेवरल, तो आप यहाँ देखें वर लगा है तो फर्नीचर जो है ये आएगा नहीं, पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ फर्नीचर, तो पीस ऑफ फर्नीचर भी नहीं आएगा, आएगा पीसेस ऑफ फर्नीचर। आप देखें साथियों फर्नीचर जो है उसमें एस
नहीं लगता है। उस जो फर्नीचर है वो पीसेस ऑफ फर्नीचर हो सकता है, लेकिन फर्नीचर्स प्लूरल नहीं बनेगा। सही आंसर है पीसेस ऑफ फर्नीचर, सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है डिटरमाइनर आपको बताना है। मैनी पीपल, मैनी ऑफ पीपल, मच पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल। तो मैनी ऑफ पीपल होगा नहीं, मच पीपल होता नहीं है, मोस्ट पीपल होता है। तो सही है मोस्ट पीपल एग्री विद द डेमोक्रेट्स। मोस्ट ऑफ पीपल नहीं होता है। सही आंसर आपका थर्ड है। नेक्स्ट है करेक्ट टेंस आपको फिल करना है। खालिस्तान हिम इन दिल्ली इन 1996। तो इसमें आप देखें आई मेट हिम इन दिल्ली इन 1996। तो मेट आएगा फर्स्ट में, दो परफेक्ट टेंस एक साथ नहीं आएंगे तो मेट आएगा। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है द लास्ट आई। द लास्ट, यहाँ जो लास्ट लिखा है इसका मतलब ये पास्ट ना होके पास्ट परफेक्ट है। तो इसमें ये ना आके आएगा आई हैड सीन हिम बस 5 years बिफोर। सही आंसर आपका थर्ड। नेक्स्ट है सी वॉज लिस्टलेस। आपको सफिक्स बताना है जो सिनोनिम्स बनाए। तो लिस्टलेस, अपैथेटिक, काम विद द कामनेस ऑफ अ वीमेन हु नोज सी कैन सफ़र नो फर्दर। तो लिस्टलेस जो है उसका आपको बताना है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट सफिक्स होगा वो होगा रेस्टफुल, नॉट फ्रेटफुल, न रेस्टलेस, न रेस्टिव। वो होगा रेस्टफुल, आप ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट है इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। आई सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। तो आई सेड टू हिम, तो इसमें सी लिखा है तो ये आएगा नहीं। इसमें ही लिखा, ये भी नहीं आएगा। बचा आई एंड आई। तो आई सेड और आई सेड दैट। इसके बाद जो आई यहाँ पे है ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो जो आई है वो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई यहाँ है और आई यहाँ, तो ये हो जाएगा आई। फिर डोंट का हो जाएगा डिडंट, बिलीव। और यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हिम के अनुसार चेंज होगा तो वो हो जाएगा हिम। तो आई सेड दैट आई डिडंट बिलीव हिम, ये आपका सही आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट है इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। लेकिन ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट। यहाँ प्लीज़ वर्ड दिया है। जब भी प्लीज़ आता है रिपोर्ट है उसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में, ये रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसमें आपको रिक्वेस्टेड यूज करना है। तो इसमें आएगा ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। सही आंसर रिक्वेस्टेड है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिक्वेस्ट वर्ड उसमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन। द ओनली प्लाउजिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट ही फॉरगॉट। तो उसमें एंटोनिम बताना है। प्लाउजिबल एक्सप्लेनेशन मतलब होता है क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। क्रेडिबल मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। तो उसका उल्टा होगा जो बिलीव नहीं कर सकते। तो आंसर है इनक्रेडिबल। सही आंसर आपका। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द डिटेल्स, तो सिंपल सा है द डिटेल्स आर अ मैटर फॉर फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट टेंस में रहेगा। हैज और हैव आएगा नहीं, और डिटेल्स में एस है तो इज भी नहीं आएगा। सही आंसर आपका 1 आर। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मॉडल लगाना है। तो पहला वर्ड जो है सर्टेनली। सर्टेनली मीन्स निश्चित। जब वर्ड निश्चित है तो आपको पता आई और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ आई के साथ विल लगेगा। तो आई विल कैरी योर बुक। सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है मॉडल, यहाँ भी फिल करना है। खालिस्तान दिस बी ट्रू। तो ऑट टू तो आएगा नहीं, मे या कैन आ सकता है, लेकिन कैन दिस बी ट्रू या मे दिस बी ट्रू। तो आप देखें यहाँ संभावना ना होकर कैपेसिटी या बताई जा रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं बताई जा रही। तो आंसर आपका मे ना लग के आएगा कैन दिस बी ट्रू, मतलब ये सही हो सकता है। मे नहीं आएगा, कैन आएगा। नेक्स्ट है गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो सिंपल ये वर्ल्ड फेमस लाइन्स हैं जो टॉम्ब मकबरे पर इंस्क्राइब्ड उकेरी गई हैं। तो आप ध्यान रखें वर्ल्ड फेमस लाइन, तो वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट के ऊपर है, विलियम शेक्सपियर। उनने लिखा है खुद के लिए, ये उन पर उकेरी गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ आपको कंजक्शन लगाना है। तो खालिस्तान हैड ही लेफ्ट, खालिस्तान द पुलिस नॉक्ड एट द डोर। तो इसमें फर्स्ट में तो नो सूनर या स्केयर्सली आ सकता था, लेकिन नो सूनर नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ देन लगता है और देन है नहीं। स्केयर्सली आएगा, लेकिन स्केयर्सली में पहले सेकंड में क्या, तो स्केयर्सली के साथ देन नहीं लगता, वेन लगता है। तो स्केयर्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन द पुलिस नॉक्ड एट द डोर। सही आंसर है आपका। हाँ, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट। फ्रेज प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन भी लगा है इन और फ्रेज है लीव अप, फ्रंट अप, इवेंट अप, प्लेस अप। तो है हिज डाइंग विदाउट नीसू हिज सिस्टर वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। तो इन लीव अप मीन्स फेयरवेल, फ्रंट मीन्स सामने, इवेंट मीन्स घटना और प्लेस मीन्स स्थान। तो आप देखें कोई मरेगा तो उसकी बहन उसको फेयरवेल नहीं देगी, फ्रंट सामने उसके प्रॉपर्टी नहीं लेगी, प्लेस वो स्थान नहीं है, इवेंट एक घटना है। इन द इवेंट ऑफ हिज डाइंग विदाउट नीसू हिज सिस्टर वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी। आंसर है क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट है, इसमें फिर कंजक्शन फिल करना है। ये तो सिंपल है, टॉम विल बी लेट टू वर्क। यहाँ टॉम लेट है, रीजन बताना है तो इसमें बिकॉज आएगा, बिकॉज ही हैज़ अ डेंटल अपॉइंटमेंट, इसलिए वो लेट। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बनाना है। द पंडा इज ईटिंग बैम्बू सूट्स। तो बैम्बू सूट्स आपका है वो बन जाएगा पैसिव में बैम्बू सूट्स। प्लूरल है तो आर बीइंग ईटन बाय द पंडा। सही आंसर आपका है थर्ड। हाँ, 74 क्वेश्चन। टॉस was on a lofty west side where China's guest art had died. The azure flowers that blow, dearest of the tabby kind, the pensive slimer reclined, gazed on the lake below. ये आपको देखना है कि ये जो पोइट्री है उसका जेनर क्या है, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें ये ओड नहीं है, ब्लैंक वर्स नहीं है, इलिजी भी नहीं है। ये क्या है, मॉक हेरोइक। जब इस पोएम को आप ध्यान से पढ़ोगे, हर कंसियस टेल, हर जॉय डिक्लेयर, उसकी कंसियस टेल, टेल मीन्स पीछे का हिस्सा, जॉय डिक्लेयर कर रहा है। द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड, फेयर राउंड फेस, उसका चेहरा फेयर है, राउंड है, स्नोई बियर्ड है, बर्फ की जैसी दाढ़ी है, तो वेलवेट के जैसे उसके पॉज हैं। मतलब कोई महिला में इक्वालिटी नहीं हो सकती, उसका बड़ा चढ़ा के उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है मॉक हेरोइक, जैसे रेप। नेक्स्ट है द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड। इसमें कौन सा रेटोरिक है, तो आप सिंपल सा है फेयर राउंड फेस स्नोई बियर्ड। इसमें रिपीटिशन ऑफ साउंड है, फेयर फेस राउंड बियर्ड, तो ये एलिट्रेशन इसमें होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है साथियों, इसमें चॉम्स्की जो हैं लिंग्विस्टिक रहे हैं, इनने एक आर्टिकल लिखा था व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर्स आर वी, हम किस प्रकार के क्रिएचर्स हैं, और इनने फर्स्ट लेक्चर में कहा था लैंग्वेज क्या है। तो इनके जो क्वेश्चन थे उस आधार पे आप इस पैसेज को पढ़ें और इसके क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें ये पूरा पैसेज है, आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हम आपको बताते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वर्ड स्क्वेलिड मीन्स। स्क्वेलिड का मीनिंग नॉर्मली होता है फैटेड, गंदा सा या गंदगी करना, तो ये उसमें है, आप उसमें देख सकते हो फैटेड, स्क्वेलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डज द सबलाइम डिसकंटेंट ओरिजिनेट। राइटर कहता है सबलाइम डिसकंटेंट क्या है। सबलाइम मीन्स होता है क्लाइमेक्स पे जाके असंतोष कब आता है, तो आंसर है व्हेन मैग्निफिसेंट आइडियाज, जब बहुत बड़े विचार स्प्लिंटर्ड ऑन कंटेक्ट विथ लाइफ रियलिटी, जब वो सही जिंदगी की वास्तविकता से टकराते हैं तो वो बहुत बड़े आइडिया विचार होते हैं वो टूट जाते हैं और हमें डिसकंटेंट अनसेटिस्फैक्शन होता है। हाँ, नेक्स्ट है द वर्ड इंड्यूबिटेबल मीन्स। तो सिंपल सा है, इंड्यूबिटेबल मीन्स का मीनिंग होता है अनडिनाएबल, जो
नकारा ना जा सके, जिसे अवॉइड ना किया जाए। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट डज द आथर इम्प्लाई बाय द फ्रेज हाई प्लेन ऑफ थॉट। उसका मीनिंग क्या है? तो सिंपल सा है, हाई प्लेन ऑफ थॉट। हाई प्लेन का मतलब न तो कॉमननेस, न कंपेनियनशिप, न ह्यूमननेस। द लॉफ्टीनेस ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड हाई प्लेन ऑफ थॉट्स। आप पैसेज पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड्स यूज्ड हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिरिक। इसका जो आंसर है वो हमें भी साथियों पता नहीं था, लेकिन वो भी हम लोग ने भी तुक्का ही लगाया। ऑप्शन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, फ्रॉस्टेड मिडनाइट, कैनोनाइजेशन एंड गेटिंग मैरिड। तो फ्रॉस्ट एंड मिडनाइट एंड कैनोनाइजेशन तो हमने पढ़ा था, बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं पढ़ा था। तो इन दो को न लगा के हमने फोर्थ लगाया था, जो सही आंसर निकला था, क्योंकि हमने देखा गेटिंग मैरिड जो है वो लिरिक तो हो ही नहीं सकता। आप समझ गए होंगे क्यों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट है आप फ्रेंडशिप जो ऐसे है बेकन का, उनने कहा था दो लोग ऐसे हैं जो राजा और उनकी सेना की उन दोनों से तुलना नहीं कर सकते, या राजा और सेना में वो केमिस्ट्री नहीं बिठा पाए हैं। वो दो कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेवेरस एंड ब्रूटस। बेकन के हिसाब से ऑगस्टस एंड एग्रिप्पा सही हैं, पॉम्पे सेला सही हैं, सीजर सेजिनस सही हैं, लेकिन सेवेरस और ब्रूटस फ्रेंडशिप के लायक नहीं हैं। नेक्स्ट है इनमें से चार्ल्स डिकल्स का टेल ऑफ टू सिटीज़ में 3 बुक्स हैं, जिनमें इनमें से कौन सी एक बुक्स नहीं है? तो गोल्डन थ्रेड है, ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म है, रिकॉल टू लाइफ है। लेकिन द ऑनेस्ट ट्रेड्समैन जो हैं वो आपका आंसर है, क्योंकि वो इनकी बुक का नाम नहीं है। ऑनेस्ट ट्रेड्समैन, ईमानदार व्यापारी, जो हो ही नहीं सकते, ये उनका टाइटल नहीं था। नेक्स्ट है विलियम हैजलिट का जो अपने फादर टू सन जो एक लेटर है, उसमें उनने अपने बच्चे के लिए एडवाइस दी हैं। तो आपका क्वेश्चन है उनने कौन सी एडवाइस नहीं दी है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। छोटा सा है, उसमें से कम 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपको। इसमें उनने जो दिया था वो है फोर्थ, हैव योर ऑन वे अ गुड डील। आपको हर चीज़ में खुद के हिसाब से नहीं सोचना है, ना तो हाउस में, घर में, ना अपने दोस्तों में। विथ हुम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर, उनके साथ भी जिनके साथ में तुम लीडर के रूप में भी हो। ये एडवाइस उनने अपने बच्चे को नहीं दी थी। ये आंसर है आपका। हाँ, इसके बाद है प्राइड प्रीजुडिस, इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो कैरोलिन बिंग्सले लुइस हर्श से जेलस फील नहीं करती थी, ये गलत है। कैथरीन किटी बेनेट लोप्स विथ जॉर्ज बेकहम, ये गलत है। कैथरीन नहीं, किटी इसके साथ भागी थी। एडवर्ड गार्डिनर इज़ द को गार्डियन, ये भी गलत है। सही है मिस्टर कॉलिंस वुड इनहेरिट द लॉन्गबर्न हाउस, ये जो सही है। आप इसकी समरी भी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है पोप्स के रेप ऑफ द लॉक की लाइन है, इट ग्रीप्स मी मच रिप्लाइड द पीर अगेन, हु स्पीक सो वेल शुड एवर स्पीक इन वैन। ये रेप ऑफ द लॉक का है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप ध्यान रखें अलेक्जेंडर जो पोप हैं उनने मॉक हेरोइक लिखा है, सैटायर लिखा है, आयरनी लिखी है। तो इसमें मॉक हेरोइक नहीं है, आयरनी बस ऑप्शन है। तो आपका आंसर है बर्बल आयरनी। हाँ, इसमें नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंसिंग लाइन ऑफ द 18th century ओड दैट कॉलरिज साइटेड इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया एज एन एग्जाम्पल फॉर थॉटलेस पर्सोनिफिकेशन। इसके आंसर साथियों हम लोग को उस टाइम पता नहीं थे, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें जब भी उस टाइम पर कोई पोएम लिखी जाती थी 18th century में, तो वो जो पोएम्स थी उसमें इंटरजेक्शन का यूज होता था। तो इस फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी इंटरजेक्शन नहीं है, थर्ड और फोर्थ में इंटरजेक्शन जो है वो ये लगा है।
थर्ड इनोकुलेशन हेवनली मेड डिसेंड, एंड फोर्थ प्रिजम्पटुअस मेड विथ लुक्स इंटेंट। चूँकि बायोग्राफी या लिटरेरिया जो हैं वो थॉटलेस पर्सोनिफिकेशन चाहते हैं, तो इसलिए इसमें आएगा इनोकुलेशन, जिसका मीनिंग नॉर्मली होता है टीकाकरण, अपनी लैंग्वेज में वैक्सीनेशन। हेवनली मेड, हेवन मीन्स स्वर्ग से जो मेड आई है उसका टीकाकरण। डिसेंड, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। हाँ, 88 क्वेश्चन है। चार्ल्स डिकन्स का टेल ऑफ टू सिटीज़ में इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो आप देखें, टेल ऑफ टू सिटीज़ जो स्टोरी है उसमें कहीं भी बैंक मैनेजर नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर ए है। लुइस गवर्नेस हैं, एलेक्सेंडर फिजिशियन डॉक्टर है, एन एम्प्लॉई ऑफ टेल्सन्स बैंक है, जेली कर्चर, लेकिन बैंक मैनेजर अर्नेस्ट डिफार्ज नहीं है। सही आंसर है आपका फर्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है, किस 18वीं शताब्दी के एसेसिस्ट ने अलूडेड, प्रशंसा की बैकन के ऐसे ऑफ स्टडीज की, और एक टाइटल लिखा स्टडी कंपोजिशन एंड कन्वर्स इक्वली नेसेसरी टू इंटेलेक्चुअल अकम्पलिशमेंट, और 1753 में ये पब्लिश हुआ द एडवेंचरर में। तो आप देखें द एडवेंचरर जो था उसमें आर्टिकल जो है पोप लिखते नहीं थे, बोसवेल ने नहीं लिखा, ना जॉन ड्राइडन ने, उसमें लिखा है सैमुअल जॉनसन ने। तो आंसर जो है वो सैमुअल जॉनसन है। स्टीफन स्टील इसमें ऑप्शन है नहीं। हाँ, नेक्स्ट है, विच कंटेम्प्रेरी आथर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल टाइटल ऑफ नारायण स्वामी एंड फ्रेम। आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेम का फाइनल टाइटल किसके द्वारा दिया गया? तो वो भारतीय नहीं थे, वो थे विदेशी ग्राहम ग्रीन। राजा राव विलियम वेल्स और मुर्कराजानंद नहीं थे। आंसर है ग्राहम ग्रीन ने नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स का टाइटल रिस्पॉन्सिबल थे वो देने में। ये आपका जो है वो, हाँ, 91 क्वेश्चन है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले आपके सिलेबस में द आर्म्स एंड द मैन है, वो उनने कहाँ से लिया, उसका टाइटल, सोर्स क्या है? तो आप देखें कि उनने वर्जिल से लिया है, लेकिन इनने वर्जिल के 3 वर्क्स लिखे हैं, एनियाड, जॉर्जिक्स एंड इकोलॉक्स। तो इकोलॉक्स तो जॉर्जिक्स से नहीं लिया है, वो लिया है द वर्जिल्स एनियाड से। आप सा प्लेज आर्म्स एंड द मैन गूगल करेंगे तो आपको आएगा कि वर्जिल से एनियाड से ये अडाप्टेड है द आर्म्स एंड द मैन। हाँ, 92 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। अनीता देसाई का बाय बाय ब्लैकबर्ड जो है उसके 3 भाग हैं। अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आप पे बन जाएगा। जो फर्स्ट भाग है सभी को पता है, वो है अराइवल। जो लास्ट होता है वो होता है डिपार्चर। अब बचा सेकंड, तो सेकंड है डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन। तो सिर्फ आपका फर्स्ट जो है वो आंसर सही है, थर्ड भाग है, फोर्थ नहीं है। सही आंसर है अराइवल, वो आता है, डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन, एंड थर्ड डिपार्चर चला जाता है। ये स्टोरी है अनीता देसाई की बाय बाय ब्लैकबर्ड की। नेक्स्ट है, विच सीजनल साइकिल डज नार्थ्रो फ्रायर एसोसिएट आयरनी एंड सटायर विथ इन हिज वर्क द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो नार्थ्रो फ्रायर का जो एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म है, इसमें कौन सा समय उनने लिया है, सीजन का कौन सा टाइम लिया है? तो उनने विंटर लिया है, ठंड का समय लिया है, विंटर। आप आंसर में लिखें फर्स्ट विंटर। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्प्लेंडर ऑफ द सीन रिमाइंड कुंज बिहारी ऑफ इन टैगोर्स प्ले अ पोएटिक मूड एंड लैक ऑफ फूड। कुंज बिहारी जो टैगोर्स का प्ले है, अब उसमें कुंज बिहारी को जब खाना नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? तो वो गाना गाने लगता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है अ सॉन्ग। वो गाना गाता है, जो आप उसको पढ़ेंगे उनके टैगोर्स प्ले को तो उसमें आपको समझ में आएगा। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म इन रिलेशन टू शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। कल्चरल क्रिटिसिज्म जो है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पे स्टीफन ग्रीनवाल्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं या क्रिटिसिज्म हैं, उनने अपने ऐसे कल्चर में लिखा है। तो उनने किस पर फोकस किया है? तो उनने कहा डेसिफर द पावर ऑफ प्रॉस्पेरो एंड हियर द एसेंस ऑफ कैलिबन। प्रॉस्पेरो के पावर को डेसिफर करो और कैलिबन के एसेंस, प्रोनाउंस को आप सुनो, उसकी रिक्वेस्ट को आप सुनो। ये उसका उनने उस पर रिसर्च करके लिखा है आर्टिकल, स्टीफन ग्रीन ब्लैक का। आप इसका सही आंसर जो है वो है थर्ड। हाँ, व्हाट डिड शॉ कॉल हिज प्ले आर्म्स इन द मैन।
बर्नार्ड शॉ ने अपने प्ले को क्या कहा था? तो उनने कहा था एंटी रोमांटिक कॉमेडी। क्या कहा था? एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहा था। तो सही आंसर है एंटी रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी उनने नहीं कहा, एपिक रोमांस नहीं, उनने कहा था एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो आपका आंसर है 4। हाँ, द पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एसेज विच अपीयर्ड इन 1824। 1824 में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे लिखे गए जो द न्यू मंथली मैगजीन में पब्लिश हुए, जिनने उस समय के विचार, साहित्य, पॉलिटिक्स, आथर के समय को लिखा। वो क्या था? तो सिंपल है, जब कोई किसी समय का लिखता है तो उसमें एक वर्ड आता है कंटेम्पोरेरी, समकालीन। यही आपका आंसर है, द स्पिरिट ऑफ एज और कंटेम्पोरेरी पोर्ट्रेट्स। ये आंसर। हाँ, नेक्स्ट है, इनमें से किस मिथोलॉजिकल पौराणिक कैरेक्टर को बेकन ने अपने ऐसे फ्रेंडशिप में यूज नहीं किया है? और उनने कहा हायर कन्वर्सेशन के लिए वो लोग फॉल्स हैं, झूठे हैं। तो उनने थेल्स ऑफ मिलेट्स के बारे में नहीं लिखा। बाकी अब इपीमेनेट्स, अपोलो और नूमा द रोमन, इन सब के बारे में उनने अपने ऐसे में लिखा है, लेकिन थेल्स ऑफ मिलेट्स के बारे में नहीं लिखा है। हाँ, नेक्स्ट है, इसको आपको सही करेक्ट फ्रेज में करना है। एजेस पास, एज पास, लाइफ पास, रूम बर्ड, रूम बर्ड। तो आप इसमें देखें, एजेस पास एंड स्टिल दो प्योरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल। इसमें आएगा एजेस पास, यहाँ जो है बर्ड टू फिल नहीं होगा, रूम टू फिल होगा, और लाइफ पास नहीं होगा। तो जब भी आएगा रूम आएगा, वर्ड नहीं आएगा इसमें। एजेस पास एंड स्टिल दो पोरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल। आपका आंसर फर्स्ट है इसका। आप इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन साथियों। हूसोएवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। दीज लाइन्स आर रिफ्लेक्टेड इन ऑफ फ्रेंडशिप बाय बेकन। फ्रॉम वेयर डिड बेकन टेक दिस फ्रॉम लाइन? बेकन ने कहा था जो व्यक्ति सॉलिट्यूड, अकेलेपन में डिलाइटेड, हैप्पी रहता है, वो या तो जानवर है या भगवान है। ये लाइंस बेकन के लेसन ऑफ फ्रेंडशिप में ली गई हैं। उनने कहाँ से इस ली हैं? सोर्स क्या है? तो आप ध्यान दें, बेकन्स के जो सोर्स हैं वो हैं अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। अरिस्टोटल्स की जो बुक है पॉलिटिक्स की, उसमें से इनने सोर्स लिया है। ये बहुत फेमस लाइन है। बेकन के ऐसे जो हैं आप साथियों, फ्रेंडशिप और स्टडीज डीपली स्टडी करें, उसके क्वेश्चन बहुत डीपली आते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप देखें, इन क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया है, आप उस पर फोकस करें। उसके आधार पर आप उस वर्क को पढ़कर आप क्वेश्चंस खुद सोचें कि ये ऐसा आ सकता है। बार बार रिवाइज करें इन क्वेश्चंस का भी, और इनके आधार पर अन्य क्वेश्चंस का भी। वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।